वेलकम टू पाई क्लासेस ऑफिशियल। पाई क्लासेस के ऑफिशियल चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका शाहरुख सर। आज फिर पिछले क्लास के तरह आज फिर क्लास 10th के पहला चैप्टर का तीसरा लेक्चर आप लोग के सामने लेकर के हाजिर हूँ। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो पहला वीडियो जो था इंट्रोडक्शन का था, जिसमें हम लोग वास्तविक संख्याओं के बारे में जाने थे, और दूसरा वीडियो जो था परिमेय अपरिमेय संख्या से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो आप लोगों को बताया गया था। कुछ क्वेश्चन भी पिछले क्लासों में हम लोगों ने किया था। जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं जो हमारे चैनल से जुड़े हैं, उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट पिछला वीडियो नहीं देखा है वो जा करके आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं, और जो भी चीज़ें छूटा है उसको कवर आप लोग कर सकते हैं। पिछले क्लासों में हम लोगों ने ये भी चीज़ें जाना था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता क्या है, और उसी से संबंधित आज इस चैप्टर में और इस लेक्चर में हम लोग उसी से संबंधित आज कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं तीसरे लेक्चर का, क्लास 10th के पहला चैप्टर से। तो तीसरा लेक्चर में सबसे पहले आप लोग के सामने क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन को आप लोग के स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा होगा कि इसमें आपको करना क्या है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके आपको एचसीएफ यानी मासा निकालना है। यानी कि एचसीएफ आपको क्या करना है, मासा निकालना है। लेकिन पिछले क्लासों में हमने आप लोगों को ये बातें नहीं बताया था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म होता क्या है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का तो हम लोग पढ़े थे, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म नहीं पढ़े। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म होता क्या है। लोगों को लगता है कि दोनों एक ही चीज होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म और यूक्लिड प्रमेय का दोनों अलग अलग चीजें होता है। एल्गोरिथ्म क्या है और प्रमेय क्या है, आइए हम उसी चीज को समझते हैं। पिछले क्लासों में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो और वो धनात्मक पूर्णांक ए और बी हो, और उस ए और बी में से आपके सामने ए बड़ा हो बी से, ए क्या हो, बड़ा हो बी से, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ए बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है, आर होता है। और ये भी हम लोगों ने जाना था कि आर जो होता है बाबू, वो 0 से हमेशा बड़ा होता है या बराबर होता है, और बी से क्या होता है, छोटा होता है। इस चीज को पढ़े और इस चीज को जाने थे। और ये जो चीजें था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसी को हम लोग बोलते थे। लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म जो है इससे बिल्कुल अलग नहीं है, इसी से संबंधित, यानी इसी को आगे स्टडी किया गया और बताया गया। यूक्लिड ने बताया गया कि यदि ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो, और इस ए बराबर बी क्यू प्लस आर में, ए बराबर बी क्यू प्लस आर में, ए बराबर बी क्यू प्लस आर में यदि आपको आर 0 मिलता हो, यदि आपको आर क्या मिलता हो, 0 मिलता है, यदि मान लीजिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में यदि शेषफल यानी आर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो आपको एचसीएफ जो होता है आपका वो बी कहलाता है। एचसीएफ जो होता है वो क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा। यानी कि ये जो बी होगा ये आपका क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है। उन्होंने कहा था कि यदि दो संख्याएं हो और वो दोनों संख्याएं धनात्मक हो, यदि उस संख्या में से एक संख्या बड़ा हो, यदि वो संख्या ए बड़ा हो बी से, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, और उसमें यदि आर 0 आ गया, यदि आर 0 आ गया, तो हम लोग बी को ही एचसीएफ कहेंगे, बी को ही एचसीएफ कहेंगे। आप लोग को सुनकर ऐसा लग रहा होगा या ऐसा प्रतीत भी हो रहा होगा, यदि बी आपका एचसीएफ यहाँ पे कहला रहा है तो आपको लग रहा होगा ये बिल्कुल नया चीज़ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हम लोग बचपन में ही ये चीज़ें पढ़ लेते हैं, लेकिन आज 10th क्लास में आने के बाद पहला बार हम लोग को ऐसा अनुभव होता है कि हाँ, हमने जो चीज़ें आज पढ़ रहा है वो पहले भी कभी पढ़ चुके हैं। तो आइए हम लोग बचपन में क्या चीज़ें पढ़ें उसके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे कि आप लोग 6, 7, 8 में जब आप कहीं पे ट्यूशन करते हैं और कहीं पे होम ट्यूशन करते हैं या कोई टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, तो बहुत ही जूनियर स्टैंडर्ड में ही आपको बता दिया जाता है कि अगर मान लो आपके पास 10 हो
और आपके पास 45 हो, और 10 और 45 में आपको HCF निकालना हो, 10 और 45 का आपको HCF निकालना हो, तो आप करते क्या है, तो 10 से 45 में भाग देते हैं, 10 से 45 में भाग देते हैं, और इस प्रकार ये 4 बार में आपका कितना आ जाता है, 40 आ जाता है, और शेषफल जो होता है कितना बच जाता है, 5 बच जाता है। यानी कि 10 से 45 में जब हम लोग भाग देते हैं, 10 से 45 में जब हम लोग भाग देते हैं तो 4 बार में 40 आता है। पिछले क्लास में यानी लेक्चर 2 में हमने ये चीज़ें भी बताया था कि यहाँ वाला जो रहता है उसको भाज्य बोलते हैं, और भाज्य में यूक्लिड विभाजन प्रमेय के हिसाब से इसको A कहा जाता है, इसको B कहा जाता है, और इसको Q कहते हैं, और नीचे वाला क्या बोलते हैं, R बोलते हैं। इस चीज़ों को हम लोगों ने पहले भी जान चुका है कि भाई A किसको बोलते हैं, B किसको बोलते हैं, Q किसको बोलते हैं, R किसको बोलते हैं। तो आप बताइए इसमें आपको पहचान किस चीज़ का हो रहा है, B का पहचान हो रहा है। तो आपको इसमें ये चीज़ें बताना है कि क्या आपने HCF जो निकाल रहे हैं, आप जो HCF निकाल रहे हैं, और इसमें जो आपको B दिखाई दे रहा है, यहाँ पे शेषफल 0 तो है नहीं, तो क्या ये 10 आपका HCF कहलाएगा, बिल्कुल नहीं। जूनियर स्टैंडर्ड में आपको पता होगा कि इसको हम लोग HCF नहीं बोलेंगे, तब तक HCF नहीं बोलते हैं जब तक यहाँ पे शेषफल आपका क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए। यदि 0 आएगा HCF तभी इसको हम, सॉरी 0 शेषफल आएगा तभी इसको HCF बोलेंगे, अन्यथा उसको हम लोग HCF नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिर सेकेंड स्टेप अपनाते हैं और दूसरे बार फिर डिवाइड करते हैं, और तब पता करते हैं कि ये HCF है कि नहीं हमारा। तो हम क्या करते हैं, फिर इसको ऐसे डिवाइड करते हैं और 10 को क्या करते हैं, यहाँ पे उतार देते हैं। इस प्रकार 5 के पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो क्या आ जाता है, 10 आ जाता है, और शेषफल आपका कितना मिल जाता है, 0। शेषफल कितना मिल गया बाबू, 0। अब शेषफल 0 आ गया, तब आप किसको HCF बोलते हैं, तब आप इसको HCF बोलते हैं B को। किसको बोलते हैं, B को। तब आपको मालूम होता है ये जो 5 है ये क्या है, HCF है, यानी कि ये जो 10 था ये इसका HCF नहीं था। किस आधार पर आप बोलते हैं, इस आधार पर बोलते हैं कि यहाँ पे आपका शेषफल 0 नहीं था, इसीलिए आप इसको HCF नहीं बोले, इसको नहीं कहा आपने, और यहाँ पे जैसे ही शेषफल 0 आया वैसे ही आपने इसको क्या कहा, HCF कहा। तो जब शेषफल 0 आता है ना, तब आप उसको HCF कहते हैं। अब इसमें ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, मैं इस पार्ट को थोड़ा सा अलग करता हूँ आपको समझाने के लिए। मैं इसके पार्ट को थोड़ा सा अलग कर लेता हूँ समझाने के लिए। देखिए मैं इस पार्ट को इधर खिसका के लेके आ रहा हूँ, इस पार्ट को यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। अगर इसको ध्यान से आप देखेंगे, देखिए इसको, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो एक बार आपने यहाँ भाग दिया है और दूसरे बार आपने यहाँ पे भाग दिया है। अगर मैं इसमें आपसे पूछूं कि बताइए ये क्या है, तो आप तो कहेंगे ये क्या है, ए है सर, क्योंकि मैंने बता रखा है आपको ये क्या है, ए है। फिर आपसे मैं पूछूंगा कि बताओ बाबू ये क्या है, तो आप बताएंगे कि ये बाबू सर आपका बी है, क्योंकि ये बातें भी हमने बता रखा है आपको। और ये जो होता है ये क्यू होता है, और ये जो होता है आर होता है। इसमें अगर आप देखेंगे तो वहां पे HCF 5 ही था। अब यहाँ पे ध्यान पे देखिए, ये वही 5 कहाँ है, यहाँ पे आ गया, इसलिए इसको HCF आप बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आर आपका क्या आ गया, 0 आ गया। इसी बात को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म बोलते हैं। यही बात आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहलाता है। यानी कि A बराबर BQ प्लस R में यदि R आपका 0 आ जाए तो B को ही क्या बोलते हैं, HCF बोलते हैं। B ही क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। यानी ये जो 5 है, यानी ये जो आपको 5 दिखाई दे रहा है, R 0 होने की वजह से B की जगह पर जो भी होगा वो आपका क्या होगा, HCF होगा। B की जगह पर जो भी होगा वो आपका क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। आपको समझ में आ रहा है, आप लोग को उम्मीद है कि ये चीज़ें समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। और जब ये बातें समझ में आ गया तो चलिए मैं आपको फिर आगे लेकर के चलता हूँ और कुछ क्वेश्चन को भी कराता हूँ कि आखिर आपको सवाल यदि बनाना हो तो आप किस प्रकार सवाल बनाएंगे। तो यहाँ पे सवाल है कुछ जिसमें ये चीज़ें लिखा गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ही आपको मौसा निकालना है, यानी HCF आपको निकालना है।
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का ही उपयोग करके क्या करना है आपको, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एचसीएफ निकालते हैं। आपको स्क्रीन पर ये सवाल दिखाई दे रहा होगा। ये जो सवाल है बिल्कुल ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और ज़्यादा आसान भी नहीं है। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ा है, आपको जो भी सवाल मिलेगा बाबू, वो बात याद रखिएगा, वो बिल्कुल आपको डेवलप करने के लिए सवाल मिलेगा। यानी कि आप बहुत सारे जितने भी स्टूडेंट हैं, बहुत सी जगहों पर आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन पढ़ते होंगे, जिसमें आपको पढ़ाया जाता होगा कि एनसीईआरटी का बुक का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, इस प्रकार आप लोग पढ़ते होंगे। लेकिन वो सारी चीज़ें होने के बावजूद भी आपको हमारे चैनल पर वो सभी चीज़ें, कुछ एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन रहेगा और कुछ अपने हिसाब से भी मैं क्वेश्चन को सेट करता हूँ और बनाता हूँ, उसके बाद आप लोगों के सामने लेकर के आता हूँ। तो इससे आप लोग भरपूर फायदा उठाएंगे और आपको प्रैक्टिस करने का मौका भी मिलेगा। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको एनसीईआरटी में से मिलेगा और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो मैं अपने से दूसरे जगह से इसमें डाला हूँ, ताकि आप लोग इसको प्रैक्टिस करके और बेहतर कर सके अपने आप को, और एग्ज़ाम में जाने के बाद आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। तो हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ क्वेश्चन आप लोग को मैं दूंगा, जिसमें आप सभी लोग घर पे जा करके और होमवर्क बनाएंगे। इसको होमवर्क के रूप में दूंगा और होमवर्क आप लोग चेक भी कराएंगे। जो भी स्टूडेंट होमवर्क चेक कराना चाहता है, मैं उन सब से बोल सकता हूँ कि आप हमारे व्हाट्सएप के नंबर हैं 7494005075, इस पर एसएमएस कर सकते हैं और अपना होमवर्क चेक करा सकते हैं। आप एसएमएस करिए, मैं आपके जितना भी होमवर्क है वो सभी होमवर्क को चेक करूँगा और आपको रिप्लाई भी दूंगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को करते हैं और बनाते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोग के सामने, 156 और 504 का एचसीएफ निकालना है। आप कहीं भी पढ़ते होंगे, आपको क्या किया जाता है, आसान आसान क्वेश्चन दे दिया जाता है और बोल दिया जाता है बाबू एचसीएफ हो गया, सीख लियो ना, तब आप बोलते हैं हाँ। लेकिन आप इसमें देख लीजिए, जितना भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का लेवल है। अगर आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे बाबू, अगर आप इस क्वेश्चन को बनाते हैं तो आपका लेवल बढ़ेगा, आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा, आपको और भी बेहतर कर पाएंगे। जितना क्वेश्चन बनाएंगे उतना ही ज़्यादा आप बेहतर होगा। और ये देख लीजिए क्वेश्चन लेवल में क्वेश्चन है, बिल्कुल लो लेवल का नहीं है, बिल्कुल हाई लेवल का है। तो जितने भी आदमी हमारे चैनल पर बने हुए, जितने भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़े हैं, उन सबको, आप सबको कुछ न कुछ अच्छा मिलेगा और पढ़ेंगे तो आपको अनुभव होगा कि आप जहाँ भी पढ़ते हैं वहाँ से आपको इस चैनल पर बहुत ही अच्छा नॉलेज मिल रहा है। तो आइए एक क्वेश्चन है 156 और 504, इस सवाल को हम लोग करते हैं और देखते हैं। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है 156 और 504। इसको बनाना है हम लोग को किस विधि से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। सबसे पहले आप एग्जाम में भी ऐसे ही बनाएंगे जैसे मैं बना रहा हूँ। आपको करना क्या है, कॉपी के कुछ हिस्से को इस प्रकार डिवाइड कर देना, बांट देना है और यहाँ पे लिख लेना रॉफ। क्योंकि अब वो बचपन वाला, यानी जो आपने जूनियर सेक्शन में पढ़ा है, जो आपने पहले पढ़ा है, उस हिसाब से आपको नहीं बनाना है। आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ही आपको एचसीएफ बनाना है। लेकिन रफ करेंगे हम लोग तो उसी चीज़ का प्रयोग करेंगे और आपको बताएंगे कैसे होता है। आप सबसे पहले, आप जैसे पहले आप बचपन में आप लोगों ने सीखा है एचसीएफ बनाने के लिए, बिल्कुल उसी प्रकार बनाइए जैसे आप लोगों ने पहले से सीखा है। तो हम भी वैसे ही बनाते हैं। 156 को डिवाइड करते हैं 504 में और यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग कितना बार में जाएगा। तो देखिए इसका भी एक अच्छा सा ट्रिक बनाता हूँ, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पे कितना अंक है, 3 अंक है, और यहाँ भी कितना अंक है, 3 अंक है, यानी कि लगभग ये 15 है। इसमें से 2 आप ले लीजिए अंक को और इसमें से भी 2 अंक ले लीजिए, यानी ये 15 है और वो आपका क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और 15 के पढ़ेंगे आप तो कितना बार में 50 आएगा,
लगभग लगभग 3 बार में 50 आएगा, तो आपको 3 बार में ही इसको लेके जाना है। अगर सटीक आपको चाहिए तो इसी प्रकार आपको करना होगा और 3 बार में ही लेकर के जाइए। जब 3 बार में आप लेके जाएंगे ना, आपको दिखेगा कि आपका भाग जो है वो क्या हो रहा है, सही हो रहा है। तो हम 3 बार इसको लिखते हैं और गुणा करते हैं। 3 छके 18 के 8 हासिल होगा आपका 1 और 3 में 5 से गुणा करेंगे 15 होगा और एक हासिल ले लेंगे तो हो जाएगा क्या 16, 16 के 6। फिर हासिल हमारा 1 होगा, फिर 3 से 1 से गुणा करेंगे 3 होगा और एक हासिल जो होगा हम 4 लिख लेंगे। इस प्रकार 3 बार में 468 आपको प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? 3 बार में 468। जब 3 बार में 468 प्राप्त हो गया, इसके बाद इसको हम लोग माइनस करेंगे। 4 में से 6 नहीं जाएगा तो हासिल लेंगे। 14 में से 8 गया, 6 बचा। एक हासिल लेंगे तो 9 बचेगा। 9 में से 6 गए, कितना बचेगा? 3 बचेगा। और ये क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब ध्यान से देखिए, क्या यूक्लिड विभाजन का प्रमेयिका पर ये सिद्ध सटीक बैठ रहा है? तो बिल्कुल बैठ रहा है। हमने क्या पढ़ा है कि r जो होता है हमेशा b से क्या होता है? छोटा होता है। या तो 0 हो सकता है या तो 0 से अधिक होगा, लेकिन b से अधिक नहीं हो सकता है। b से जब होगा तब क्या होगा? छोटा होगा। तो हम मान सकते हैं कि ये जो हम भाग बनाए हो क्या है बाबू? बिल्कुल सही है। ये जो भाग दे रहे हो क्या है? सही है। अब आपको कुछ नहीं करना है, एक बार भाग दे दिए, अब उसको स्टॉप कर देना है। और यहाँ पे आप क्या करेंगे? लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, और लिखने के बाद क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम? तो a बराबर बी क्यू, या यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से भी लिख सकते हैं। आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ही लिख सकते हैं, ठीक है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए रहने देता हूँ। a बराबर क्या होगा? बी क्यू प्लस आर। a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए आपके पास a के पास क्या है? तो a के पास आप जानते हैं कि बीच वाला a कहलाता है, इसको b बोलते हैं, इसको q बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? r बोलते हैं। a 504 हो जाएगा और b क्या हो जाएगा आपका? 156 हो जाएगा। a 504 हो जाएगा, b जो होगा 156 होगा और q जो है क्या है आपके पास? 3 है। q क्या है बाबू? 3 है। और r क्या है? 36 है, यानी कि 36 है। अब बताइए क्या यहाँ पे r0 आया है? बिल्कुल नहीं। यदि r0 आता तो हम लोग इसको HCF कह सकते थे, लेकिन इसको HCF नहीं कहेंगे हम लोग। हम लोग नहीं कहेंगे। इसलिए HCF नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पे r0 नहीं आया है। इसलिए हम लोग यहाँ पे भी लिखेंगे कि r इज नॉट इक्वल टू 0। जब 0 नहीं आया तो हम लोग दर्शा देंगे यहाँ पे क्या है? r0 के बराबर नहीं है। फिर नेक्स्ट बार हम क्या करेंगे? फिर एक बार और डिवाइड करेंगे और यहाँ पे इसको लिखेंगे। अब ध्यान से देखिए, इसमें से 1 डिजिट लीजिए और इसमें से 2 डिजिट लीजिए। तो ये क्या है आपका? 3 पचे 15। 3 पचे क्या है? 15, यानी कि आ जा रहा है पहाड़े में। लेकिन 5 बार में नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है? 6 और यहाँ पे क्या है? कम अंक प्राप्त हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे आप 4 बार में लेकर के जाइए। 4 बार में लेके जाइए। 4 छक्के 24 के 4 हासिल 2 होगा। 4 तिया 12 और 2 कितना हो जाएगा? 14। घटा करके देख लीजिए, 1 मिनट। 4 तिया 12 2 14, ठीक है। 6 में से 4 गया, 2 बच गया। 5 में से 4 गया, कितना बचेगा? 1 बचेगा। यानी कि यहाँ पे आपका क्या हो रहा है बाबू? तो 12 आ रहा है। जब 12 आ गया फिर चेक करेंगे r0 आया है? बिल्कुल 0 नहीं आया है, तो हम इसको HCF कह ही नहीं सकते हैं। फिर यहाँ पे अगला नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। अब जो अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, अब जो बांटते हैं, तो आप देख लीजिए यहाँ पे आपके सामने मैं इसको बांट कर दिखाता हूँ। ये देख लीजिए, आपके सामने ये बांट कर दिखाता हूँ। इसको अलग कर देता हूँ, देखिए। अब बताइए, इसको अलग कलर भी कर देता हूँ, आपको समझ में आएगा बेहतर तरीके से। अब देखिए एक जगह पर क्या दिख रहा है बाबू आपको? 156। बहुत बढ़िया।
बी के जगह पर क्या है 36 है, क्यू के जगह पर 4 है, आर के जगह पर 12 है, यानी कि यहाँ पे आपको 0 प्राप्त नहीं हो रहा है। फिर वही स्टेप हम लोग दोहराएंगे, एक जगह पर लिखेंगे 156, बी की जगह पर लिखेंगे हम लोग बाबू 36, 4 बार पढ़े क्यू की जगह पर 4 और आर की जगह पर क्या होगा 12। आर आपका 0 नहीं आया, जब आर फिर से 0 नहीं आया फिर इसको एक बार और हम लोग भाग देंगे और देखिए आपको भाग दे करके दिखाते भी हैं। फिर ऐसे इसको क्या करेंगे हम लोग भाग देंगे, जब हम लोग भाग देंगे तब इसको 36 को कहाँ उतार देंगे नीचे इसमें बीच में। अब 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 बार में क्या आ जाएगा 36 यानी 36 आ जाएगा। अब क्या हो गया कट गया, आपका एक भी शेष नहीं बच रहा। जब यहाँ पे आपका एक भी शेष नहीं बचेगा तब आप HCF किसको बोलेंगे 12 को बोलेंगे। किसको बोलेंगे 12 को बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर हम लोग लिखेंगे एक बार और स्टेप में 36 बराबर 12, उसके बाद इंटू 3, उसके बाद प्लस 0। आर आपका 0 आया या नहीं आया, तो आर 0 आया, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि आर क्या आ गया 0 आ गया। जैसे ही आर 0 आ गया तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के हिसाब से क्या होता है, तो आप जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सर होता है कि अगर आर 0 आ गया तो उसमें का बी जो होता है आपका क्या कहलाता है HCF कहलाता है। बी ही क्या कहलाता है HCF कहलाता है। तो यहाँ पे आपका बी जो है वो क्या होगा HCF कहलाएगा। बी क्या कहलाएगा HCF कहलाएगा। यानी आप कह सकते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि HCF जो है वो क्या है बाबू, HCF जो है क्या है 12 है। HCF क्या हो जाएगा 12 है। आपको समझ में आया? बिल्कुल आसान है। आप बहुत सारे जगह पर पढ़ते होंगे और इसको भारी यानी कि बहुत ही हार्ड तरीके से बताया जाता है। चरण 1, चरण 2, चरण 3, चरण 4 बिल्कुल किताबी भाषा छपवाया जाता है, लिखवाया जाता है। लेकिन आप जब हमारे प्लेटफॉर्म पर आए हैं, जब आप हमारे चैनल पर आए हैं, तो हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि सरल से सरल भाषा में आपको बताना और सरल से सरल भाषा में आपको सिखाना। यदि आपको पसंद आया हो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे और चैनल पर अगर आप लोग नए होंगे तो सब्सक्राइब भी करेंगे। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं। कुछ क्वेश्चन करते हैं और कुछ क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें से, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो 135 और 225 है। 135 और 225 है, इसको भी हम लोग बनाते हैं, इसको भी हम लोग बनाते हैं। 135 और 225 है। दूसरा क्वेश्चन 135 और क्या है बाबू 225। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे ना, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है बाबू। आपको हमारे पास सब चीज़ का क्वेश्चन मिलेगा, बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे ही हम लोग साइड में रफ करेंगे और 135 में डिवाइड करेंगे 225 से, एक बार में आ जाएगा 135। 5 में से 5 जाएगा 0 बच जाएगा, 12 में से 3 गया 9 बच जाएगा और ये कट जाएगा आपका। फिर हम लोग क्या करेंगे वही तरीका अपनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, क्या लिखेंगे बाबू यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम से क्या है, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर है। a बराबर बी क्यू प्लस क्या है आर है। अब यहाँ पे देखिए a बराबर बी क्यू प्लस आर है, तो आपके पास a के पास क्या है 225 है, b के जगह पर क्या है 135 है, q की जगह पर क्या है 1 है और r के जगह पर कितना आया है 90। क्या r 0 आया, तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं सर, तो हम लोग लिख देंगे r क्या है 0 नहीं है। फिर आप एक बार और भाग लगाएंगे और 135 को यहाँ पे लिखेंगे, फिर एक बार में 90 आएगा, 5 में से 0 गया 5 बचा और 13 में से 9 गया 4 बचा, अभी भी 0 नहीं आया। फिर दूसरा स्टेप लिखेंगे, दूसरा स्टेप क्या है, तो अब आपके पास 135 ए के जगह पर है और 90 बी के जगह पर है
और 1 Q के जगह पर है, और 45 किसके जगह पर है, R की जगह पर। 45 R के जगह पर है, फिर भी हम लोग देख रहे हैं कि जीरो R जो है जीरो नहीं आया। जब R जीरो नहीं आया, फिर एक बार और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे और 45 से भाग देंगे कितना में, 90 में। इसको यहाँ पे उतारेंगे। अब इस बार 45 दूना कितना हो जाएगा बाबू, 90 हो जाएगा, यानी 2 बार में 90 आ जाएगा, 2 बार में 90 आ जाएगा। यानी कि अब हम लोग लिखेंगे 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0। R अब 0 आया या नहीं आया, आ गया 0। जब R 0 आ गया, देखिए एक चीज और यूनिक चीज ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे है वो यहाँ पे, और जो यहाँ पे वो यहाँ पे आता है। फिर नेक्स्ट लाइन में देखिए वो 90 यहाँ है, यहाँ आ गया, और 45 यहाँ है, वो यहाँ आ गया है। क्लियर। अब यहाँ पे R क्या आया है, 0 आया है, तो जिसमें R 0 आएगा उसी का B क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। तो यहाँ पे आपका B क्या हुआ, 45 है, तो इसको इसमें HCF किसको बोलेंगे, 45 को बोलेंगे। आप सबको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत बढ़िया अच्छा लग रहा है सुनकर आप सबसे कि कोई दिक्कत है नहीं। तो देखिए ये 2 क्वेश्चन हम लोगों ने क्या किया, क्लास में किया। बाकी जो क्वेश्चन है आपको होमवर्क में देता हूँ, और होमवर्क में आप सभी लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। यदि आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज करेंगे 7494005075, या इसी वीडियो के कमेंट में जाकर के लिखेंगे कि सर एक वीडियो और बना दीजिए जिसमें जितना भी होमवर्क है इस होमवर्क को का सॉल्यूशन कवर हो, तो मैं इस सब का सॉल्व जो है करा करके आप लोग के लिए मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, और आप लोग इसको अच्छे से देख सकेंगे और पढ़ सकेंगे। तो हमने इसमें क्या किया, पहला क्वेश्चन बनाया है, दूसरा क्वेश्चन बनाया है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, आठवां आप लोगों को होमवर्क के लिए दिया जा रहा है। यदि नहीं बनेगा, आप सब लोग जितने भी हमारे चैनल पर है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ये चीज़ें लिख सकते हैं कि सर एक वीडियो बना दीजिए, हम लोग को दिक्कत हो रहा है, तो हम इससे संबंधित एक और वीडियो अपलोड कर देंगे आप लोग के लिए, और इस प्रकार आप लोग समझ भी जाएंगे। अब आगे नेक्स्ट हम लोग चलेंगे और देखते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है। आगे का टॉपिक है धनात्मक सम और विषम पूर्णांक। धनात्मक सम या विषम पूर्णांक किसको बोलते हैं, सम पूर्णांक किसको बोलते हैं, ये बातें बहुत सारे स्टूडेंटों को खटकता है और नहीं पता रहता है कि आखिर ये चीज़ें है क्या। तो आइए हम लोग धनात्मक सम और धनात्मक विषम पूर्णांक के बारे में जानेंगे कि धनात्मक सम और विषम पूर्णांक है क्या, ठीक ना, और इसे किसे हम लोग धनात्मक सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक बोलते हैं। क्योंकि यदि इस चीज का कंसेप्ट अगर आप समझ गए कि कौन सम है और कौन विषम है, तो आगे का जो भी क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए बेहतर होगा और बिल्कुल आसान लगेगा, और आपको लगेगा कि सर ने क्या बताया, कि जो भी क्वेश्चन हमको डाउट होता था, जिसको क्लास में हम लोग समझ नहीं पाते थे, जिसको हम लोगों को दिक्कत होता था, टीचर से पूछने के बाद टीचर गुस्सा करते थे और ऐसा व्यवहार करते थे, ऐसा जैसे कि कोई दुश्मन हो। तो आइए हम आप लोग को बताते हैं कि सम, धनात्मक सम पूर्णांक और धनात्मक विषम पूर्णांक होता क्या है। तो देखिए आप लोगों ने पढ़ा है कि सम किसे कहते हैं और विषम किसे कहते हैं, बस यही है, सम किसे कहते हैं और विषम किसे कहते हैं। इसमें से आपको अभी तक एग्जाम में जो है ज्यादातर के हर साल एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछता है, सब्जेक्टिव भी पूछता था पहले, लेकिन अब कुछ दिनों से रोक दिया है, कुछ सालों से इसको रोक दिया है, लेकिन ऑब्जेक्टिव जरूर पूछता है कि सम पूर्णांक है कि विषम पूर्णांक है। तो आप लोग जानते हैं कि सर 2 जो है सम है, 4 जो है सम है, 6 जो है सम है, 8 जो है वो सम है, लेकिन 1 जो है वो विषम है, 3 जो है विषम है, 5 जो है विषम है, और 7 जो है वो क्या है, विषम है। यानी कि आप लोग जानते ही ये सम है और आप लोग जानते हैं इसको विषम है, वो सम है और ये क्या है, विषम है।
लेकिन सवाल ऐसे नहीं पूछता है कि ये सम है कि विषम है। सवाल पूछता है इस रूप में कि कौन सम है और कौन विषम है। आपसे पूछ देगा कि बताइए 4m जो है वो सम है या विषम है। पूछेगा किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए 4m जो होगा वो सम होगा या विषम होगा, तो आप क्या बताएंगे? इसमें पहचानना मुश्किल होता है सबको। आपको ऐसा तरीका इस वीडियो में देंगे जो आपको कहीं भी इसके पहले नहीं मिला होगा, और आप ये सोचेंगे हाँ सर वाकई में बहुत सारी चीज़ें हम लोग को नए चीज़ें दे रहे हैं जिसको हम लोग को इसके पहले पता भी नहीं था। जितने भी स्टूडेंट हैं चाहे वो मैट्रिक पास कर लिए हो, मैं सबको राय दूंगा कि बाबू आप भी इस वीडियो को देखें ताकि आप भी इस चीज़ को पहचानें। और आप तो पढ़े होंगे तो आपको फैसला लेना आसान होगा कि वाकई मैं जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ वो वाकई में अच्छा है या खराब है। इसका पहचान करना आपके लिए सबसे आसान होगा। लेकिन बाबू फिर मैं आप लोग के से ये बात बोलूँगा कि बाबू यूट्यूब पर ये मेरा तीसरा वीडियो है, और तीसरा वीडियो है। आप लोग भी इस वीडियो में कुछ लग रहा होगा कि मैं वीडियो में बहुत सारी चीज़ों को सुधार किया हूँ, और बहुत सारे चीज़ों को यानी कि जिस तरह मैं पहला वीडियो आप लोग के सामने और दूसरा वीडियो लेकर के आया, उससे ज़्यादा आज मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस से तीसरे वीडियो लेकर के आया हूँ। इसी प्रकार अगर आप लोग हमको प्यार और दुलार देंगे और अपना प्यार लुटाएंगे तो मैं आगे और भी जितने भी वीडियो होगा सारे वीडियो में बेहतर करने की कोशिश करूँगा, और आप लोगों को कुछ ना कुछ अच्छा देने की कोशिश करूँगा और समझाऊँगा। तो इसको आप क्या कहेंगे, सम कहेंगे या विषम कहेंगे? तो बहुत सारे लड़कों को पता होता है कि सर ये सम है, एकदम बिल्कुल सम है। वो तर्क देते क्या है तो बिल्कुल वही तर्क पुराना देते हैं। लेकिन आपको इसी में एक ऐसा सवाल देंगे जो आपसे नहीं बनेगा। इसी में ऐसा सवाल दूंगा जो आपसे नहीं बनेगा, और एक झटके में आप देखकर पहचान जाएंगे कि सम है कि विषम है। क्या कैसे पता करते हैं इसको सम है? बहुत सारे लड़के, तो बहुत सारे लड़के ऐसे पता करते हैं, m के जगह पर 1 रख करके चेक करते हैं क्या आता है 4, m के जगह पर 2 रख करके चेक करते हैं तो मिलता है उनको 8, m के जगह पर 3 रखते हैं और चेक करते हैं उनको 12 मिलता है। और देखते हैं कि ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम है। इस प्रकार ये टोटल के टोटल सम होगा, तो उनको काफी समय लगता है इसको पता करने में कि सम है कि विषम। और इस प्रकार वो सारे के सारे स्टूडेंट इस प्रकार बताते हैं कि ये सम है। लेकिन मैं आपको इतना अच्छा तरीका बताऊंगा और इतना शॉर्ट तरीका बताऊंगा जो आप इससे पहले न ही किसी चैनल पर पढ़े होंगे, न ही कोई आपको क्लास में पढ़ाया होगा, न ही आप किसी से ये चीज़ें जानते होंगे। चलिए, लेकिन थोड़ा सा उस तरीका को मैं भी लेकर के चलता हूँ और बाद में आपको बताता हूँ कि भाई ये है क्या चीज़ आखिर जिसको एक झटके में हम लोग देखकर पहचान जाएंगे सम किसको बोलते हैं और विषम किसको बोलते हैं। लेकिन पहले हम भी थोड़ा सा प्रोसेस को समझते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2m जो है वो क्या है, तो चेक कर लेंगे 2m क्या है। 2 में 1 रखेंगे 2 मिलेगा, m की जगह पर 2 रखेंगे 4 मिलेगा। इस प्रकार ये सम है, इसीलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं बाबू ये क्या है, सम है। ये क्या है, सम है। फिर आपको मिलता है 2m + 1, तो आप क्या करते हैं, फिर वही चीज हम लोग 2 रखेंगे, m की जगह पर 1 रखेंगे, +1 करेंगे। 2 एकम 2, 1 कितना हो गया 3। फिर m के जगह पर हम लोग क्या करेंगे, 2 रखेंगे +1 और 2 दूना 4, 1 जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा 5। अब ये दोनों आपको दिख रहा होगा क्या है, विषम है। इस प्रकार आप कहेंगे ये क्या है, आपका विषम है। इस प्रकार ये आपका क्या है, विषम है। अभी ट्रिक बाकी है बाबू, वीडियो में बने रहिएगा। जैसे सब लोग बताते हैं वैसा ही मैं भी ये चीजें बता रहा हूँ, लेकिन आपको ट्रिक भी बताऊंगा पहचानने का क्या होता है इसका ट्रिक आखिर क्या है, कि आप तुरंत ही आप जान जाएंगे कि ये क्या है, सम है कि विषम है। आइए आगे फिर चलते हैं। अब यहाँ पे इसी आधार पर आपको देखना क्या है, तो देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, मैं 2m लिखता हूँ, यहाँ पे 4m लिखता हूँ, यहाँ पे 6m लिखता हूँ, यहाँ पे 8m लिखता हूँ, यहाँ पे 10m लिखता हूँ,
यहाँ पे +1 लिखता हूँ, यहाँ पे +2 लिखता हूँ, यहाँ पे +3 लिखता हूँ, यहाँ पे +4 लिखता हूँ। यदि आपको देखना क्या है, तो सबसे पहले ये देखना है, देखिए यहाँ पे कुछ भी हो सकता है m के जगह पर बाबू। कभी कभी 6m देता है तो कभी कभी 6q भी देता है, कभी कभी 6p भी दे सकता है, 4p भी दे सकता है, 4q भी दे सकता है। यानी जो चीजें मैं m के जगह पर लिखा हूँ, इस m के जगह पर कोई भी कोई भी क्या हो सकता है। कोई p को डिफाइन कर सकता है, कोई q वहां पे लिख सकता है, कोई m लिख सकता है, कोई l लिख सकता है, कोई भी चीजें हो सकता है। लेकिन कुछ भी हो, सबसे पहले आपको देखना क्या है, इसमें देखना है आपको कि यहाँ वाला जो संख्या साइड में जो भी आपको m के गुणांक होगा, यानी जो भी m के साइड में आपको दिखाई देगा, उस चीजों को देखना है कि आखिर ये जो चीजें है ये 2 के पहाड़ा में आपका आता है या नहीं आता है, यानी सम है या नहीं है। आपको सिर्फ ये चीजें देखना है, तुरंत पहचानना है कि ये जो मैं संख्या लिखा हूं, ये जो आपको संख्या दिखाई दे रहा है, ये जो है ये सम है या नहीं है, यानी 2 के टेबल में है कि नहीं है, 2 के पहाड़े में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि 2 के पहाड़ा में आता हो, यदि 2 के पहाड़े में आता हो तो ही हम सम कह सकते हैं या विषम कह सकते हैं। अभी भी पूरा तय नहीं है कि आप किसको सम और किसको विषम बोलेंगे, लेकिन ये चीजें ध्यान रखना है कि इधर वाला क्या होना चाहिए, 2 के पहाड़े में आना चाहिए, 2 के पहाड़े में क्या होना चाहिए, आना चाहिए। चलिए, तो ये सारे के सारे 2 के पहाड़ा में है। उसके बाद आपको क्या देखना है, इसके बाद आपको देखना है कि ये आपका क्या है, तो ये आपका विषम है, ये आपका क्या है, विषम है, ये क्या है, विषम है। और ये 2 क्या है, सम है, 2 क्या है, सम है। और ये 2 क्या है, 3 क्या है, सॉरी विषम है। और ये 4 क्या है, तो सम है। यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, 0 है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 है, तो इसको हम लोग हमेशा सम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सम बोलेंगे, याद रखिएगा। अगर कुछ भी उसके बाद प्लस में नहीं है, 6q 4p 3m 2m 8m 8p 8q कुछ भी लिखा है, उसके बाद प्लस के बाद 1 नहीं है, तो हम लोग उसको सम ही बोलेंगे। लेकिन इसके बाद प्लस के बाद जो चीजें आपको दिखाई देगा, यदि प्लस के बाद आपको विषम दिखाई देगा तो टोटल के टोटल संख्या को हम लोग विषम बोलेंगे, वो टोटल के टोटल संख्या को विषम बोलेंगे। यदि आपको यहाँ पे सम दिखाई देगा तो उस टोटल के टोटल को हम लोग क्या बोलेंगे, सम बोलेंगे। यदि आपको फिर विषम दिखाई देगा यहाँ पे, ये टोटल के टोटल विषम होगा और ये टोटल के टोटल क्या होगा, सम होगा। ये पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि सम किसको बोलेंगे और विषम किसको बोलेंगे। कोई जरूरत नहीं है एग्जाम्पल लिख करके देखना कि भाई 1 रख के चेक करते हैं, 2 रख के चेक करते हैं, 3 रख के चेक करते हैं, क्या आता है, सम आता है या विषम आता है। ये सब के सब जो है समय काटने वाला तरीका है। आप एक झटके में बता सकते हैं कि ये सम है कि विषम है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये चीजें नहीं पता होगा, और जो भी विद्यार्थी हमारा वीडियो को देख रहा होगा उसको पता होगा कि हाँ, जो सर बता रहे हैं वो सही बात है। अगर मेरे बताए हुए चीजों पर आपको शक हो रहा है तो आप खुद इसको चेक कर सकते हैं कि सम है या विषम है। देखिए मैं चेक करता हूँ, यहाँ पे क्या है, 4m+1 है, इसको चेक करके आपको दिखा देते हैं। 4m+1 को देख लीजिए, 4m+1 को चेक कर देते हैं। 4m+1, 4 की जगह पर अपने हिसाब से बताइए क्या रखें, बोलिए तो। अच्छा ठीक है, 1 रखता हूँ, चलिए 1 रखता हूँ। 4 एकम 4, 4 में 1 से गुणा करें 4 हो जाएगा बाबू, और 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 5। चलिए 4, m की जगह पर 2 रखते हैं, अब +1 है, 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, और उसमें 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 9। ये भी विषम, ये भी विषम, यानी कोई भी संख्या m की जगह पर रखिएगा, कोई भी, तो विषम ही आएगा। कोई भी आप चेक कर सकते हैं, इसमें से कोई भी इसमें से आप चेक कर सकते हैं। जो भी चीजें बताया हूं बिल्कुल गलत नहीं है, और इस प्रकार आपको ऑब्जेक्टिव में जब क्वेश्चन मिलेगा तो आप एक झटके में इसको ऑब्जेक्टिव में उड़ा सकते हैं और बना सकते हैं। आपको एक झटके में आप इसको बना सकते हैं कि सम है या विषम है, कौन सा संख्या है। लेकिन इसमें एक चीज किसी को पता नहीं होता है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, और ये होता है
हमने तो कहा है कि ये 2 के पहाड़ा में आता है तो सम हो जाएगा या विषम हो जाएगा, ये 2 के पहाड़ा में आना चाहिए। लेकिन आपने ये नहीं पूछा सर यदि 2 के पहाड़ा में नहीं आता हो तब क्या करेंगे, ये तो 2 के पहाड़ा में नहीं है, तब आप क्या करेंगे, और यहाँ पे सम है, इस प्रकार क्या आप इसको सम बोल देंगे? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। ये जो संख्या आपके सामने दिखाई दे रहा है वो ना ही सिर्फ सम है और ना ही सिर्फ विषम है, ये जो संख्या आपको दिखाई दे रहा है वो सम और विषम दोनों है, जो आप सबको किसी को नहीं पता होगा कि इसको हम लोग बोलते क्या है, और ना ही टीचर कभी इस चीज को बताते हैं। सोचिए इस चीज को, शायद आपको ये बातें पहली बार पता चलता होगा कि ये सम और विषम दोनों है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूं ये चीजें, ये क्या है, सम और विषम दोनों। आपको इससे पहले नहीं पता होगा कि ये सम भी है और विषम भी है। आप चेक करके भी देख सकते हैं, देख लीजिए ना, वो m के जगह पर 1 रख के देख लीजिए, ये 2 के 2 उतार दीजिए, 3 में 1 से पहाड़ा पढ़ेंगे 3 होगा, और 2 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5। ये आपको क्या मिला, विषम मिल गया। ये कौन सा संख्या मिल गया, विषम मिल गया। उसके बाद देख लीजिए 3 m के जगह पर क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, 2 रख के देख लेते हैं, इधर भी क्या है 2 है, 3 दूना 6, 6 2 कितना, 6 को 2 कितना हो गया 8 को, ये क्या मिल गया, सम मिल गया। यानी कि ये न ही हम इसको सम बोल सकते हैं और न ही विषम बोल सकते हैं, ये सम और विषम दोनों हो सकता है। इसी में बहुत सारे लड़के जा करके गलती करके आते हैं एग्जाम में, जिनको ये चीजें पता नहीं होता ये कौन सा सम है और कौन सा विषम है, नहीं पता रहता, ये सच्चाई है किसी को कि कौन सा सम होता है और कौन सा विषम होता है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है तो लड़के विद्यार्थी जो है इसको देखते हैं विषम सम है तो टोटल को बोल देते हैं ये सम है। इसीलिए हमने बोला है कि यदि ये 2 के पहाड़ा में आएगा तभी सिर्फ सम हो सकता है या सिर्फ विषम हो सकता है। यदि 2 के पहाड़ा में नहीं आएगा तो आप इसको सम और विषम कह ही नहीं सकते हैं। जब होगा तब सम और विषम दोनों होगा, ना ही सम होगा और ना ही विषम होगा, दोनों होगा, दोनों होगा। तो आप इस प्रकार बता सकते हैं m+1 क्या है, 2 के पहाड़ा में यहाँ पे तो है नहीं, तो सम और विषम क्या होगा, दोनों होगा। 4m+1 क्या है, तो ये 2 के पहाड़ा में आ रहा है और यहाँ पे विषम है तो सिर्फ क्या हो जाएगा, ये विषम हो जाएगा। और भी देखिए, यदि मान लीजिए मैं 6q+1 लिख रहा हूँ तो यहाँ पे क्या है, 2 के पहाड़े में आता है और ये क्या है, विषम है, इसीलिए पूरा क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, विषम हो जाएगा। अगर मान लो 5m+2 लिख रहा हूँ तो आपको देखना है ये 2 के पहाड़ा में है कि नहीं, तो नहीं आता है, तो ये सम और विषम दोनों होगा, सम और विषम दोनों होगा। सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है, सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये चीजें, ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। मैं आप सब से रिक्वेस्ट करूंगा बाबू इस वीडियो को इतना से इतना शेयर करें ताकि जितने भी बच्चे ये चीजें नहीं पता होता है, जिनको इसमें कठिनाई होता है, परेशानी होता है, उन सब को ये चीज पता चले कि आखिर इसको सम और विषम कैसे पहचानेंगे। उम्मीद है आप सबको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन भी दबा देंगे और लाइक और शेयर भी करेंगे। तो आगे कल हम लोग फिर मिलेंगे इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन को लेकर के जो आपके सामने हैं, और इसको हम लोग कल फिर नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे और बनाएंगे इस सवाल को कि आखिर ये सवाल बनेगा कैसे। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।